यदि आप उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सटीक रणनीति, मार्गदर्शन व विशेष कक्षाएं निशुल्क पाएं यूपी उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज ही सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, सभी को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और देखिए, जैसे कि आपको पता, आज अपना जो बिंदु रहेगा वो है बालकों में सामाजिक विकास को लेकर के। तो किस तरह से बालकों में सामाजिक विकास होता है, शैशवावस्था में सामाजिक विकास जो होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की क्या क्या विशेषताएं होती है और किशोरावस्था में क्या क्या होती है, इन सभी को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले बार बार आप लोग जो है एक विशेष दिन को लेकर के याद कर रहे हैं, तो आप सभी को भी हैप्पी क्रिसमस। और अब शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की। सबसे पहले नंबर पर आज हम इस मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं कि आखिर सामाजिक विकास होता क्या है। निश्चित रूप से आप लोग जो है अच्छी तरह जानते हैं, बिल्कुल हंसेश कुमार, बहुत जल्दी ऑफर आ रहा है, चिंता नहीं करें। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए अभी चल भी रहा है, आज का लास्ट है। और यूपी के लिए बहुत जल्दी नव वर्ष पे आ रहा, आप चिंता नहीं करें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करें सामाजिक विकास होता क्या है। सुपर टेट का कोर्स ले रखा है, उसमें वीडियो कब तक आएंगी। सुपर टेट में काफ़ी कुछ तो आपको मिल गया होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो सब आ जाएंगे 2-3-4 दिन के अंदर, नहीं 31 दिसंबर से पहले लगभग सुपर टेट में बहुत सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा, आप उसकी चिंता नहीं करें। अभी इस क्लास पर आप ध्यान दें। तो सबसे पहले नंबर पर तो हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों कि सामाजिक विकास क्या होता है। बिल्कुल मुकेश कुमार, नमस्कार। सामाजिक विकास क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो है एक मूल शब्द है समाज। मूल शब्द क्या है? समाज है। और एक बहुत ही पहले एक बड़े दार्शनिक हुए थे जिनका नाम मनोविज्ञान के साथ में बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, जिनको हम अरस्तु के नाम से जानते हैं दोस्तों, और आप सब भी अच्छी तरह उनको जानते होंगे। अरस्तु ने एक विचार दिया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जीना पसंद करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जीना पसंद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य जो है वो समाज में रहता है, और समाज में जब वो रहता है तो क्या कहलाता है? सामाजिक कहलाता है। जो व्यक्ति समाज में रहता है, समाज के साथ रहता है, समाज की व्यवस्थाओं के साथ रहता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको सामाजिक प्राणी बोलते हैं। बिल्कुल दिनेश कुमार, उत्कर्ष से निर्मल गहलोत सर की ओर से राम मंदिर के लिए जो दिए गए हैं वो बहुत बड़ी जो है, आप सब लोगों की भी उसमें बहुत बड़ी भक्ति निहित है, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं उत्कर्ष से जुड़े हुए हो, तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप भी उसके भागीदार हैं। आपको और जो है सभी आपके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सब कुछ तभी संभव हो पाएगा कि बार बार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर क्लास को देखने का प्रयास करें, और सबसे बड़ी बात है कि उत्कर्ष के इस परचम को ज़्यादा से ज़्यादा लहराएं। जितना ही परचम लहराएगा वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे और भी बड़े बड़े कार्य होने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले नंबर पर हम बात कर रहे थे, उसको लेकर के आप समझने की कोशिश करें दोस्तों। समाज में जो व्यक्ति रहता है वो क्या होता है? सामाजिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि समाज में भी रहने की अपनी स्टाइल होती है, समाज में भी रहने के अपने तरीके होते हैं, समाज में भी रहने के अपने व्यवहार होते हैं, समाज में भी रहने के अपने प्रकार होते हैं। इसीलिए तो कई लोग जो होते हैं उन लोगों को ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति
जानवर है। क्यों कहा जाता है? उस समय कहा जाता है जब वह व्यक्ति समाज के सम्मत व्यवहार नहीं करता। जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके अनुसार व्यवहार हम नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से क्या होगा, लोग हमें क्या कहेंगे कि ये सामाजिक नहीं है, असामाजिक है। असामाजिक के रूप में जब बात करते हैं तो उसको जानवर तक की संज्ञा दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक बालक जहां जन्म लेता है वो जन्म लेने के बाद समाज के अंदर कैसे जीना है इसको सीखे और फिर समाज में कैसे जीना उसको सीखकर एक सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नजर आते हैं कौन कौन से ऐसे भाव नजर आते हैं जिससे लगता है कि बालक जो है क्या बनने वाला है, सामाजिक प्राणी बनने वाला है। और इसके बाद में जो है बाल्यावस्था में क्या क्या होता है और इसके बाद में जो है किशोरावस्था में क्या क्या होता है। अरे भाई, सभी का प्रणाम स्वीकार कर लिया, सभी का नमस्कार स्वीकार कर लिया, चाहे वो हरदोई से हैं, चाहे गुलाबी नगरी से हैं, चाहे झालावाड़ से हैं, चाहे वो लखनऊ से हैं, चाहे कहीं से भी हैं, ऑल इंडिया के किसी भी शहर से वो हैं, उन सबका प्रणाम स्वीकार्य है। अब आपका ध्यान किधर होना चाहिए? पढ़ाई में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम ये नमस्कार, प्रणाम, सलाम, ये सारी चीज़ें जो है दुआएं वगैरह, ये तब काम आती है जब हम उसके साथ साथ में मेहनत भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब सबका ध्यान लगभग जब तक बात चलेगी विषय वस्तु की इधर होगा। फिर जब जरूरत पड़ेगी हम बातचीत करेंगे। मैं आगे से बोलूंगा आप लोगों को कि आप कुछ बोलिए तब आपको बोलना है। समझ रहे हो बात को आप? तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए निश्चित रूप से। और जिसका ध्यान इधर है दोस्तों, इसका मतलब वो निश्चित रूप से सफल होने का प्रयास कर रहा है। तो देखो, समाज में जो रहता है वो सामाजिक प्राणी होता है। जन्म के समय से ही उसको इस तरह के लक्षण देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों शैशवावस्था को लेकर के। शैशवावस्था को लेकर के आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि शैशवावस्था के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शैशवावस्था में बालक न तो सामाजिक होता और न असामाजिक होता। देखो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ बालक न तो सामाजिक होता और न ही बालक असामाजिक होता। अब फटाफट से आप बता दीजिए, जब सामाजिक भी नहीं होता और असामाजिक भी नहीं होता तो क्या होगा? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, बताने की बारी आ गई है। बिल्कुल, अनीता गुजर ने सबसे पहले बता दिया है, उदासीन होगा। वेरी गुड। और भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, अनीता ने सबसे पहले बताया, धन्यवाद। तो क्या होगा दोस्तों? पूजा तंवर ने भी लिखा है उदासीन होगा, पूनम ने लिखा है, सुनीता पुरी ने लिखा है, कीर्ति मिश्रा आपने क्या लिखा है? नेचुरल होता है बेटा, नेचुरल नहीं, उदासीन होता है। नेचुरल होना तो फिर एक तरह से उसमें उसी व्यवहार के अंदर हो जाएगा ना, जैसे सामाजिक व्यवहार है तो नेचुरल व्यवहार है। चलिए, तो उदासीन होना यहां पर ध्यान रखना है, उदासीन होना। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बनता है इसमें, देखो ध्यान रखना, ये ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा जानकारियां नहीं है, लेकिन फिर भी यहां से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो यहां पर अपने को ध्यान में रखना है, बालक क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है न तो वो सामाजिक व्यवस्थाओं से प्रभावित होता और न व्यवस्थाएं बिगड़ जाए उससे प्रभावित होता। उसको मतलब ही नहीं है। एक 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है और ऐसी स्थिति भी कई बार देखने को मिलती है कि कहीं किसी के मौत हो जाए, उधर तो सब लोग उसमें लगे हुए हैं, कोहराम मचा हुआ है, और 2 साल का बच्चा उसी समय आकर के कह सकता है मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। कहने का मतलब समझ रहे हैं बात को आप? यानी उनमें बिल्कुल भी इस बात की समझ नहीं होती, न तो सकारात्मक दिशा में उनको कोई पता होता, न नकारात्मक दिशा में पता होता, उदासीन होते हैं। तो वो स्थिति होती है कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। लेकिन फिर भी शैशवावस्था में कुछ विशेषताएं ऐसी नजर आती है जो धीरे धीरे बालक को किस ओर ले जाती है? सामाजिक व्यवहार की ओर ले जाती है। तो यहां पर मैं कुछ विशेष प्रकार की आयु यहां पर लिखने वाला हूं और आप लोगों को फटाफट से बताना है कि शैशवावस्था में इस आयु में बालक में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्या विशेषता उसमें देखने को मिलती है।
तो देखो सबसे पहले नंबर पर आप बताओ, बालक जो है, बालक के बारे में अपन बात कर रहे हैं। बालक जब 1 माह का होता है, बालक जब 1 माह का होता है तो बताइए सामाजिक दृष्टिकोण से उसमें कौन सा लक्षण देखने को मिलता है? सामाजिक दृष्टिकोण से कौन सा लक्षण देखने को मिलता है बताइए, फटाफट से कौन लिखेगा? अरे नहीं पता क्या? अरे दुर्गादास पढ़ाई में ध्यान दिया कर भाई, कभी किससे बात करता रहता है, कभी किससे बात करता रहता है। केवल पढ़ाई पर ध्यान दिया कर। चलिए बताओ फटाफट से कौन बताने वाला है? यस यस, अरे बताओ भाई। माता पिता की आवाज, क्रंदन, उदासीन, रोना, अंतर पता नहीं। हाँ ये बिल्कुल सही लिखा है। देखो बाकी लोग तो पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं यार, थोड़ा सा देखो इसमें। 1 माह का जो बालक होता है वो मनुष्य एवं अन्य की आवाज में अंतर नहीं कर पाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 जानकारियां ही हम यहां पर देखेंगे, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहली जो जानकारी है वो क्या है? जब 1 माह का बालक होता है दोस्तों तो वो अंतर नहीं कर पाता। किसमें? मनुष्य की आवाज में और अन्य प्राणियों की आवाज में। दूसरी जो आवाजें होती है, किसी प्रकार की ध्वनियां होती है, उनके अंदर वो अंतर नहीं कर पाता। कब? जब वो 1 माह का होता है। ठीक है, जब 1 माह का होता उस समय वो किसी प्रकार की दूसरी आवाजों के ऊपर क्या नहीं कर पाता? अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, सेकेंड नंबर पर अब बताइए आप लोग, 2 माह का जब बालक होता है तब क्या देखने में मिलता है? ऐसी कौन सी विशेषता देखने में मिलती है? 2 माह का बालक जो होता है, क्या पूछा अनीता तुमने? दोबारा से बताओ, अनीता गुजर ने क्या पूछा है? बताइए फटाफट। 2 माह का बालक जो है इंसान की आवाज पहचानने लगता है। देखो 2 माह के बालक की जो विशेषता आपको ध्यान में रखनी, जो परीक्षा में आ सकती है, वो क्या है? 2 माह का जो बालक होता है वो मुस्कान प्रकट करता है। यानी जब भी कोई आवाज आती है तो वो क्या शुरू कर देता है? मुस्कान प्रकट करता है। ये हमें परीक्षा में पूछा जा सकता है। 2 माह का बालक मुस्कान प्रकट करता है, यानी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आने लगती है। चलिए तो लिखो फटाफट। क्या नाम है तुम्हारा? अनीता, क्या पूछना चाह रहे हो तुम? 3 माह का बालक बताइए। 3 माह के बालक के बारे में कौन बताएगा? 3 माह के बालक में कौन सी सामाजिक विशेषता नजर आती है? आवाज सुनकर उस दिशा में देखता है। 3 माह का, बिल्कुल दुर्गादास ने एकदम सही बताया, अमित यादव ने सही बताया, और इसके बाद में बताया आशुतोष राय ने। वेरी गुड। अपनी मां को पहचानने लगता है। बिल्कुल, बहुत सारी औरतों के बीच में उसकी मां है तो उसको वो पहचान जाता है। अपनी मां को पहचानने लगता है। अपनी मां को पहचानने लगता है। ठीक है, अब इसके बाद में बताना आपको 6 माह का डायरेक्ट जो अपने को पूछा जा सकता है। 6 माह के बालक की कौन सी विशेषता होती है सामाजिक दृष्टिकोण से? फटाफट बताइए। 6 माह का बालक जो है उसमें कौन सा ऐसा लक्षण दिखाई देने लगता है जो एक प्रकार से उसकी सामाजिक प्रकार के विकास को दर्शाने वाली स्थिति है? बताइए फटाफट से। 6 माह का बालक आंखों में बैलेंस करने लगता है। अनीता गुजर लिखा,
नर्वोसा के बारे में बताना है, बताएंगे, इसका पूरा टॉपिक लेकर के आएंगे, ठीक है ना। ये वैसे तो एक प्रकार से जो है, कई बार लोग डाइटिंग वाइटिंग करते हैं ना, उनको लगता है कि भाई मेरा पेट बड़ा हो गया है, मेरा डील डोल ठीक नहीं रहा, मेरी सुंदरता खत्म हो रही है, तो बहुत सारे लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, व्रत उपवास करना शुरू कर देते हैं ना। तो इस तरह का तो मैं बताऊंगा, इसको डिटेल से बात करेंगे क्या होता है ये, इसको लेकर के आप चिंता नहीं करें। ऐसे सारे छोटे बड़े टॉपिक्स को लेकर हम बात करने वाले हैं। अभी आप इस पर ध्यान दें, 6 माह का बालक है, इसको लेकर के अपना पराया समझने लगता, वेरी गुड, अपना पराया समझने लगता है, अपरिचित को जानने लगता है। कुल मिलाकर बात हुई है ना, जब अपरिचित को वो जानने लग जाता है तो अपना पराया समझने लगता है। ध्यान रखना, ये इस तरह की ही चीजें पूछी जाती है। तो अपना पराया समझने लगता है, समझने लगता है। अब डायरेक्ट में 2 चीजें और आपसे पूछूंगा इसमें जो आ सकती है। तो एक पूछ रहा हूं मैं, 1 वर्ष का जो बालक होता है उसकी क्या विशेषता होती है, बताइए। सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से बतानी है। 1 वर्ष का बालक जो होता है, सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से क्या विशेषता उसमें होती है जो वो पूछी जा सकती है परीक्षा में। संवेग प्रदर्शित करने लगता है। संवेग तो जन्म के तुरंत बाद प्रदर्शित करने लग जाता है भाई। 1 वर्ष का बालक एक साथ घुल मिल जाता है। और बताओ, लड़कियां पतली होने के लिए भूखी रहती है दुष्यंत ने लिखा, बिल्कुल ठीक है। बताइए, अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने। 1 वर्ष का जो बालक है उसमें 2 चीजें होती है। एक तो क्या होता है कि वो अपनेपन में रहना शुरू कर देता है, खुद से खुद के साथ खेलना शुरू कर देता है, एक चीज तो ये। और दूसरा है बड़ों का अनुकरण करना शुरू कर देता है। तो 2 इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहले नंबर पर खुद के साथ के अंदर वो खेलना शुरू कर देता है, दूसरे नंबर पर वह बड़े लोग जो होते हैं उनका अनुकरण करना शुरू कर देता है। तो बड़ों का अनुकरण, बड़ों का अनुकरण, ये ध्यान रखना आपको। और स्वयं से खेलना, स्वयं से खेलना। अच्छा, स्वयं से खेलने को लेकर यदि हम बात करें तो जैसे दर्पण उसके सामने रख दिया और दर्पण में वो खुद दिखाई देता है तो वो खुद से खुद खेलता है। यहां पर बड़ों की आज्ञा पालन करने लग जाता है। बड़ों ने कुछ भी कह दिया तो बस वो जैसे कहेंगे वैसे करेगा वो। तो बड़ों का अनुकरण करने लग जाता है, स्वयं के साथ में खेलने लग जाता है, ये उसके स्वभाव में आ जाता है। और अब इसके बाद में आपको बताना है दोस्तों कि एक बालक जो है वो जब कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का जब बालक होता है तब उसकी क्या सामाजिक विशेषताएं होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए फटाफट, 2 वर्ष का जो बालक होता है, बिल्कुल स्वार्थ की भावना भी पाई जाती है शेषावस्था में, लेकिन यहां पर अपने को उन पॉइंट्स पर फोकस करना है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो अगर आपको ध्यान में है तो उम्मीद करता हूं परीक्षा में पूछा जा सकता है। बताइए फटाफट से, घर का सक्रिय सदस्य बन जाता है, वेरी गुड, सरोज चौधरी ने लिखा है, सुनील ने लिखा है, इसके अलावा जो है और भी काफी लोग हैं जिन्होंने लिखा है घर का सक्रिय सदस्य बन जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल एकदम सही है, घर का सक्रिय सदस्य बन जाता है, घर या परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, पूछा जा सकता है अपने को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, देखो मात्र कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 के 6 पॉइंट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, 100% आपको ये ध्यान में रखना है। इनसे बाहर, इस यहां से अगर सामाजिक विकास से कोई प्रश्न आना तो इनसे बाहर नहीं आएगा। ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए, यही पूछने योग्य हैं, ठीक है। तो दोबारा से एक बार रिपीट करके आगे बढ़ते हैं। 1 माह का बालक मनुष्य और अन्य प्राणियों की आवाज नहीं पहचान पाता,
2 माह का बालक अपने चेहरे पे मुस्कान प्रकट करने लगता है, 3 माह का बालक अपनी मां को पहचानने लगता है, 6 माह का बालक अपना पराया समझने लगता है, 1 वर्ष का बालक बड़ों का अनुकरण करने लगता है और स्वयं को शीशे में देख करके प्रसन्न होने लगता है, अपने आप से खेलने लगता है, और 2 वर्ष का बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। समझ रहे बात को आप? अब इसके बाद में बात आती है दोस्तों बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था को लेकर के बात करें तो बाल्यावस्था में बालक में सामाजिकरण शुरू हो जाता है। शैशवावस्था में सामाजिकरण की जो पहली स्थिति होती है, जहां पर सामाजिकरण का बहुत बड़ा जो है प्रभाव देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? उदासीन होना। शैशवावस्था की मूल विशेषता क्या है? सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उदासीन होना। लेकिन बाल्यावस्था के अंदर बालक में सामाजिकरण शुरू हो जाता है। तो बाल्यावस्था को लेकर के देखो अपने को यहां पर क्या क्या ध्यान में रखना है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास को लेकर के, बाल्यावस्था के अंदर कुछ विद्वानों के विचारों से अपन बात शुरू करेंगे दोस्तों। यहां पर एक विद्वान के विचार है किलपैट्रिक के। फटाफट बताओ किलपैट्रिक ने क्या कहा बाल्यावस्था के बारे में? कौन बताएगा? अरे जल्दी से बता दीजिए, बाल्यावस्था के बारे में किलपैट्रिक ने क्या कहा है? सुजीत राजपूत फटाफट लिखो भाई। एलेक्स, क्या है ये? एलेक्स प्रजापत, नाम जोरदार का तुम्हारा भाई। खिलौनों की अवस्था है। अरे ऐसा नहीं भाई, फटाफट से लिखो। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था क्या है? किसी को पता नहीं है? चलो आज के बाद ध्यान रखना। किलपैट्रिक ने एक विचार दिया था सामाजिकरण को लेकर के, ठीक है। इन्होंने कहा था बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। अरे बोला था कि नहीं बोला था? फिर इतना टाइम कैसे लगा दिया? कीर्ति मिश्रा, उमा मिश्रा, अरुण राय, इन्होंने तो कुछ लिखा ही नहीं अभी तक भी। कुछ लोगों ने तो फिर भी लिखा है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को क्या बताया? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था। अब प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था का मतलब क्या है? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था का मतलब है द्वंद्व की स्थिति होती है ना। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई, आपने सुना होगा। तो जब व्यक्ति 2 परिस्थितियों के बीच में उलझ जाता है, 2 परिस्थितियों के बीच में फंस जाता है, वो 2 परिस्थितियों के बीच में फंसने वाली स्थिति जो होती है वो द्वंद्व कहलाती है। तो यहां अपने को ध्यान में रखना है कि इस अवस्था में बालक जो है वो द्वंद्व में होता है। वो सामाजिक व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास भी करता है और समझना भी नहीं चाहता। सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार जीना भी चाहता है और जीना भी नहीं चाहता, दोनों बातें। कारण क्या है? एक तरफ सामाजिक व्यवस्थाएं, एक तरफ उसका खेलकूद मनोरंजन। ऐसी स्थिति के अंदर बालक में सामाजिकरण तो होता है लेकिन प्रतिद्वंद की स्थिति होती है, ठीक है। अब और देखिए, इस अवस्था को लेकर के एक विद्वान हुए हैं, उनके विचार कौन बताएगा फटाफट से? और वो विद्वान हैं रॉस। रॉस के अनुसार क्या है बाल्यावस्था के बारे में? बताइए। किलपैट्रिक बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। आगे बताओ भी, रॉस के अनुसार बताइए। वेरी गुड, बीरमा राम ने लिख दिया है एकदम सही जवाब, और मनोज ओला ने भी लिख दिया है। सुनीता पुरी ने, राम स्वरूप ने लिखा है इसका सही जवाब। इसके बाद में और किसने लिखा है? और भी काफी लोग लिख रहे हैं फटाफट से। ये कोरा कागज किसने लिख दिया? रॉस। देखो रॉस ने कहा है दोस्तों, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। इसका मतलब ध्यान रखना आपको, बाल्यावस्था जो है वो क्या होती है? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है।
दोस्तों इसमें होता क्या है कि बालक को खुद को तो लगता है कि मैं बड़ा हो गया, मैं समझदार हो गया। बालक को खुद को क्या लगता है, मैं बड़ा हो गया, मैं समझदार हो गया, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन रियलिटी के अंदर वो समझदार नहीं होता है। वास्तविकता में क्या नहीं होता, वो समझदार नहीं होता है। इसीलिए रॉस ने इसको क्या कहा है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। तो ध्यान रखना अपने को, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं, बाल्यावस्था को। ये परिपक्वता का संबंध किससे है, सामाजिक विकास से। यहां पर हम लगा रहे हैं इसका। तो सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो बालक में मिथ्या परिपक्वता महसूस होती है अपने आप में, जबकि वो परिपक्व होता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि परिपक्वता की दिशा में, सामाजिक विकास की दिशा में बालक आगे बढ़ता है। एक और विचार यहां पर है, और ये विचार फटाफट से आप लिख दें। मैं विद्वान का नाम यहां पर लिखने जा रहा हूं, कॉल एंड ब्रूस। कॉल एंड ब्रूस का विचार है। कौन बताएगा, फटाफट से लिखिए। कॉल एंड ब्रूस ने क्या कहा है इस अवस्था को, बाल्यावस्था को। देखो, आप लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका अर्थ यह है कि आप लोग निश्चित रूप से बहुत मन से पढ़ रहे हैं और अपने साथियों के साथ भी अपनी इस बात को शेयर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो प्रॉपर तरीके से बढ़ना चाहिए वो बहुत ढंग से नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब आप लोग जो है अभी तक पूरा उस पर फोकस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों अपने साथी बढ़ाइए। ये जो अवस्था ना, बाल्यावस्था, ये साथी बढ़ाने वाली टोली की अवस्था है कि नहीं है। अरे टोली की अवस्था ना, टोली में रहना पसंद करते हैं तो आपकी भी टोली बड़ी होनी चाहिए। जितनी बड़ी आपकी टोली होगी उतना ही क्या होगा, आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। और हमारी टेक्निकल टीम जो है वो तो उसी से मोटिवेट होती है। उनके तो मन में हर बार एक आगे पीछे होता है तो बस वही चलता है, क्योंकि उनको न आपसे मतलब न मुझसे मतलब सिर्फ किससे है, उस बात से है कि उनका आंकड़ा कितना ऊपर नीचे हो रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, उनका मन हमेशा क्या होना चाहिए, प्रसन्नचित होना चाहिए। उसके लिए आपको ही काम करना है। यस, तो देखो कॉल एंड ब्रूस ने जो लिखा है या कहा है, वो लिखा है जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल बहुत सारे लोगों ने लिख भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। जीवन का अनोखा काल है ये। अच्छा, ये अनोखा काल क्यों है दोस्तों? ये अनोखा काल इसलिए है कि इस अवस्था में बालकों को खाने पीने पहनने की कोई चिंता नहीं होती, बस उनको तो खेलना मिल जाए। और खेलने के लिए घंटों तक वो खेलते रहेंगे, भूखे प्यासे, न भूख लगे न प्यास लगे। ये कब होता है ये आपको पता है, पर मैं यहां पर बता रहा हूं कि बाल्यावस्था के जो लोग हैं, ये बाल्यावस्था के लोगों को न भूख लगती है न प्यास लगती है, खेलने के अंदर इतने मस्त रहते हैं। तो कहने का मतलब समझ रहे ना आप, अनोखा ही तो काल हुआ। कुछ ही पता नहीं उनको खेलने के अलावा, खेलना मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया। घर वाले ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, और पता लगता है कि सुबह से खाना नहीं खाया, दोपहर हो गई, शाम हो गई, खेल रहा अपने यार दोस्तों के साथ में। तो ये अनोखा काल है, इस काल के बारे में पता नहीं चलता। दूसरा, पल में तोला पल में मासा, समझते हो? इसका मतलब होता है कि बदल भी तुरंत जाते हैं। अगर घर वालों ने कोई चीज है, उसकी बच्चे ने डिमांड की कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, और घर वालों ने कहा नहीं आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे, अभी जुकाम हो जाएगा और कुछ हो जाएगा। जो ही ये बोलेंगे तुरंत रोना शुरू, और आप देखिए एक आंसू नहीं आता आंख में। बाल्यावस्था के लोग बहुत तेजी से रोएंगे, अचानक से एक आंसू नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आंसू तो नहीं आएगा जो नहीं आएगा, अगर आपने कह दिया चल कोई बात नहीं आइसक्रीम ले, एक सेकंड में रोना बंद। मतलब कैसे रोया और कैसे बंद हुआ कोई पता नहीं चला। है कि नहीं अनोखा काल? तुरंत ही जो है संवेगों को नियंत्रित करना इस अवस्था की विशेषता होती है, तत्काल संवेग नियंत्रित कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पर आपको समझ में आ गया दोस्तों कि कॉल एंड ब्रूस ने इसको सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का कौन सा काल कहा है, अनोखा काल कहा है। अब एक और विद्वान है, उसके विचार भी आपको ध्यान रखने हैं, जो शेषवा अवस्था में। शेषवा अवस्था के अंदर क्या होती है, एक प्रकार से इनकी विशेषता होती है कौन सी, अपने आप के साथ खेलना। लेकिन जब बाल्यावस्था में आते हैं तो बदल जाती है, और वो क्या होती है उसको लेकर के आपको बताना। स्ट्रेंग के अनुसार, स्ट्रेंग के अनुसार बताओ, स्ट्रेंग ने क्या कहा है बाल्यावस्था के बारे में? छद्म परिपक्वता और मिथ्या परिपक्वता एक ही होती है मिस्टर पृथ्वीराज, दोनों में कोई अंतर नहीं है। छद्म का मतलब भी वही होता है मिथ्या। कोई कहते हैं ना मेरे साथ छल कर रहा है,
मतलब झूठ कर रहा, गलत कर रहा है, तो छद्म या मिथ्या बातें की है ना, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट, फटाफट से बताओ, फटाफट। बाल्यावस्था संवेगात्मक दृष्टि से अनोखा काल है, ये हो गया। अभी तो इसका बताओ आप, स्टेंग ने क्या कहा, किसी को पता नहीं क्या? यस, देखो स्टेंग ने कहा है ऐसा कोई खेल नहीं होता, सुखविंदर ने लिखा सबसे पहले, ऐसा कोई खेल नहीं होता जिसे 10 वर्ष तक का बालक नहीं खेलता। इसका मतलब 10 वर्ष तक की अवस्था तक के बालक खेलों में मस्त रहते हैं, खेलों के अलावा उनको कुछ नहीं दिखता। तो खेलों की अवस्था के रूप में इसको हम जान सकते हैं, खेल की अवस्था के रूप में इन्होंने इसको वर्णित किया है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण विचार थे बाल्यावस्था के बारे में, सामाजिक विकास को लेकर के, सामाजिक विकास के दृष्टिकोण को लेकर के। अब दोस्तों यहाँ पर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास को लेकर कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती है, उन विशेषताओं को लेकर के हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर देखो, एक तो टोली की अवस्था, ये टोली की अवस्था, टोली की अवस्था का मतलब समूह में रहते हैं। बाल्यावस्था के लोग कभी भी अकेले नहीं रहते, 2, 4, 5 के समूह में घूमते मिलेंगे आपको, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, अकेला बालक नहीं मिलेगा। 5-6 वर्ष से लेकर 9, 10, 11, 12 वर्ष के बच्चे जो होते हैं हमेशा क्या रहते हैं, 2, 4, 5 के झुंड में रहते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टोली की अवस्था बोलते हैं, टोली में रहते हैं ये लोग। ठीक है, खेलों पर ध्यान जाता इनका ज्यादा, तो खेलों की अवस्था। अच्छा, एक और चीज है, ये लोग क्या करते हैं, समलिंगी के साथ मित्रता, समलिंगी के साथ मित्रता, ये जो है इनकी विशेषता होती है। हाँ बिल्कुल, समूह की अवस्था, टोली की अवस्था एक ही बात है। खेलों की अवस्था, गैंग एज भी इसको कहते हैं, गेम एज भी इसको कहते हैं, बात सब एक ही है। ठीक है, बताइए समलिंगी के साथ मित्रता का अर्थ क्या होगा? बालक बालकों से और बालिकाएं बालिकाओं से ही मित्रता करेंगे, दूसरे से नहीं करेंगे। बालक की मित्रता कभी बालिका से नहीं होगी और बालिका की मित्रता कभी बालक से नहीं होगी। ये वो अवस्था होती है जिसमें बालक बालक से दोस्ती करेगा, बालिका बालिका से दोस्ती करेगी। समझ रहे हैं बात को आप? तो ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि समलिंगी के साथ में इनके क्या होती है, मित्रता होती है। ये भी इनके सामाजिक विकास का एक दृष्टिकोण है। सामाजिक विकास को लेकर के आपसे पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था के लोग जो हैं कौन से समूह के लोगों के साथ में मित्रता करते हैं, तो समलिंगी समूह के साथ में क्या करते हैं, मित्रता करते हैं। वेरी गुड। आज देखिए आपके आंकड़े में केवल एक बचा है, अगर एक आंकड़ा और आप बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो सपना है वो पूरा होने वाला है। तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए इस क्लास को, तो ज़्यादा से ज़्यादा बालक आपके साथ में जुड़े, ज़्यादा साथी आपके जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फायदा हो। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपनी ये क्लास भले ही छोटी होती है लेकिन हर रोज मैं कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर बता के जाता हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी और मोटी होती है और वही हमारे काम की भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, समलिंगी के साथ में मित्रता, टोली की अवस्था, ये दो विशेष प्रकार की विशेषताएं हैं इनकी जो आपको ध्यान में रखनी है। किसके दृष्टिकोण से? एकदम देखिए आपका आंकड़ा जो है बिल्कुल वहां पहुंच गया जहां तक आपने सोचा होगा। अभी हमने सोचा वहां तक तो नहीं पूछा, वहां तक पहुंचाने में भी आपको थोड़ा समय लगने वाला, पर आपने जहां तक सोचा पहुंच गया। ये दोनों विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। खेलों की अवस्था आपको ध्यान में रखनी है, अनोखा काल आपको ध्यान में रखना है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल आपको ध्यान में रखना है। ये सारी विशेषताएं, मिथ्या परिपक्वता काल ध्यान में रखना है। ये सारी विशेषताएं पाई जाती है सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से, किसमें? बाल्यावस्था के लोगों में। अब हम बात करते हैं दोस्तों किशोरावस्था के लोगों से सामाजिक विकास को लेकर क्या क्या अपने को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या अपने को पूछा जा सकता है। किशोरावस्था को लेकर के जब हम बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण विचारों को लेकर के हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे। किशोरावस्था के लिए सबसे पहला विचार जिस पर आपको बताना फटाफट से, वो है किलपैट्रिक के अनुसार। बताइए दोस्तों, किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था क्या है? किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था क्या है? फटाफट बताओ, बताइए बताइए। अरे ये मूर्त चिंतन की अवस्था, वैचारिक काल, ये अपन बात कर चुके पहले बौद्धिक विकास के क्षेत्र में, मानसिक विकास में।
ठीक है, वहां पर इनको लेकर हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर बिल्कुल एम परमार ने सबसे पहले लिखा है जीवन का कठिन काल, वेरी गुड। कीर्ति मिश्रा ने भी लिखा है, और बताइए कौन लिख रहा है? मनोज ने लिख दिया है जीवन का कठिन काल, सुदीप ने लिख दिया है, और इसके बाद में जो है मनोज ओला, CS, अमित, अजय, दुर्गादास, अरविंद, अमित कुमार, पूनम, वेरी गुड। इसका मतलब सब बिल्कुल पढ़ करके आते हैं बहुत मजे से, तूफानी दृष्टिकोण से, है ना। तो आपका दृष्टिकोण पढ़ाई में भी तूफानी होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर अपना जो है राइट आंसर होगा किलपैट्रिक जो है दोस्तों, इन्होंने किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा है, जीवन का कठिन काल। अच्छा, जीवन का कठिन काल कैसे है? ये देखो, ये अपने आप को समझ ही नहीं पाते बेचारे, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें, ये इनमें बना रहता है, बहुत मुश्किलात इनमें रहती है। अच्छा, कैसे रहती है? देखो आप, एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं, सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से। एक 14 वर्ष का बालक बच्चों के साथ में खेलता है, जो 8-10 साल के बालक हैं। घर वाले या कोई भी बोलेगा तू बालक नहीं है, बच्चा नहीं है जिनके साथ खेल रहा है, ठीक है भाई, बच्चा नहीं है तो उनके साथ अब नहीं खेलेगा। फिर वही बालक 14 साल का जब बड़े घर के लोग होते हैं, वयस्क लोग, उनके बीच में बैठा हुआ बातें सुन रहा है, कुछ बोल रहा है, तो घर वाले कहेंगे तो इतना बड़ा नहीं हो गया तो हमारे साथ बैठकर बातें कर रहा है, खेल नहीं सकता इधर उधर। अब बताइए, जब वो बच्चों के साथ खेल रहा था तो क्या कहा गया उसको कि तू बच्चा नहीं है, और जब बड़ों के साथ आ गया तो क्या कहा गया उसको, तू इतना बड़ा नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ है? वो न वो छोटा है न बड़ा है, कितना कठिन काल है उसके सामने। वो अपने आप को समझ ही नहीं पाता आखिर मैं हूं क्या, न मैं बड़ा हूं, न मैं छोटा हूं, न ऊपर हूं, न नीचे हूं। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के सामने बड़ी कठिनाई आ जाती है सोचने, समझने, विचारने की, वो क्या करे और क्या नहीं करे। और आप देखिए, जो किशोरावस्था होती है, इसके बारे में कॉल्सनिक के विचार, कॉल्सनिक के विचार कौन बताएगा आप में से? फटाफट बताइए, कॉल्सनिक ने क्या विचार दिया किशोरावस्था को लेकर के? सामाजिक विकास के दृष्टिकोण में किशोरावस्था को लेकर के जो विचार हैं कॉल्सनिक के, वो क्या हैं? हाँ बिल्कुल सुरेश, ना बच्चा नहीं बड़ा, ऐसा ही होता है भाई। बताइए फटाफट से। तूफान और संघर्ष की स्टैनली हॉल ने कही थी, मैं पूछ रहा हूं कॉल्सनिक के अनुसार कॉल्सनिक ने क्या कहा था? जल्दी से। प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, मनोज कुमार ने लिख दिया, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। देखिए, कॉल्सनिक ने कहा है किशोरावस्था के लोग प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। किशोरावस्था के लोग प्रौढ़ों को क्या समझते हैं? अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, क्योंकि वे उन्हें लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। अच्छा, उन्हें लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं कैसे, इसको समझें आप। दो बातें, सामाजिक वातावरण में कोई भी बालक जब किशोरावस्था में आ जाता है तो उसको ये पता लग जाता है कि अब मुझे बड़ा होकर काम करना है, मुझे भी नौकरी करनी है, मुझे भी कोई न कोई व्यवसाय करना है, ये तो उसको समझ में आ ही जाता है। जब नौकरी या व्यवसाय के लिए वो निकलता है मार्केट में, तो फिर उसके सामने बाधा जो खड़ी होती है वो कौन होती है? उससे आगे की आयु के लोग। कैसे? जैसे मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने BSTC किया होगा ताबड़तोड़ तरीके से, और किशोरावस्था से निकल करके जस्ट आए हैं, उनको लग रहा होगा कि बस अब शिक्षक भर्ती आते ही मैं शिक्षक बनने वाला हूं या वाली हूं। लेकिन जब लाइन में आए तो पता चला कि आपसे पहले के जो लोग हैं, जो 25 साल के हैं, जो 30 साल के हैं, जो 35 साल के हैं, जो 40 साल के हैं, वो भी लाइन में खड़े हैं। फिर उनको देख करके ऐसा लगता है कि ये बाधाएं हैं, ये मुसीबतें हैं हमारे रास्ते में, पहले से ही खड़ी है, वरना हमने जो है उस योग्यता को प्राप्त कर लिया कि बिल्कुल हमें रोजगार मिल जाना चाहिए। तो ये उस अवस्था में आप महसूस कर रहे हैं जब आपकी आयु किशोरावस्था से जस्ट निकल करके आई है। ऐसे ही किशोरावस्था के लोग जो है हर पल प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। अच्छा, एक और बात बता देता हूं मैं आपको, एक बड़ी बाधा समझने वाली बात यह भी है कि किशोरावस्था आने के बाद में एक विशेष प्रकार की गंध जो है किशोर किशोरी में आने लगती है। जनन ग्रंथियां जो होती है उनका प्रभाव उनमें दिखने लगता है, और ऐसी स्थिति के अंदर
किशोर किशोरी विपरीत लिंगी के साथ दोस्ती करने लगते हैं, विषम लिंगी के साथ में उनकी मित्रता होने लगती है, और जब विषम लिंगी के साथ मित्रता होने लगती है तो मित्रता के लिए वो अवसर ढूंढते हैं। कब अवसर मिले, किसके साथ मित्रता करें, कैसे करें, और अवसर ढूंढने के प्रयास में क्या होता है, वे लोग जब इधर उधर भटकते हैं तो उन पर कौन निगाहें रखते हैं, प्रौढ़ावस्था के लोग निगाहें रखते हैं। क्योंकि माता पिता तो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो इतनी छोटी बात पे ध्यान देते ही नहीं है, लेकिन प्रौढ़ावस्था के जो लोग होते हैं उनको नया नया ताजा अनुभव होता है इस उम्र का, तो उन अनुभवों का उपयोग करती है वो उम्र, और इन पे जब निगाहें रखते हैं, इनको लक्ष्य प्राप्ति से वो रोकते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रौढ़ों को वो अपने मार्ग की क्या समझते हैं, बाधा समझते हैं। आप देखिए नेक्स्ट, किशोरावस्था के जो लोग हैं इनको लेकर के वैलेंटाइन के क्या विचार है, वैलेंटाइन के विचार फटाफट से बता दीजिए। वैलेंटाइन के विचार क्या हैं, बताइए बताइए, कौन बताएगा जल्दी से। वैलेंटाइन का विचार नहीं पता, साइकोलॉजी क्वेश्चन, वेरी गुड। देखिए आज जो है बहुत ही बेहतर तरीके से आपकी बैटिंग चल रही है और ये बनी रहनी चाहिए। किशोरावस्था नाजुक अवस्था है, वैलेंटाइन ने कहा, बिल्कुल ये भी कहा है दोस्तों, दुर्गादास ने एकदम सही लिखा। किशोरावस्था कौन सी अवस्था, नाजुक अवस्था है, ये भी वैलेंटाइन का ही है। क्योंकि इस नाजुक अवस्था इसको क्यों कहा है, कभी भी इस अवस्था के अंदर इनको मोड़ा जा सकता है। ये बहकावे में फटाफट आते हैं, कुछ भी कह दो इनको बातों में लग जाएंगे, इसलिए नाजुक अवस्था है। लेकिन उससे भी बड़ी बात सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से अभी हम बात कर रहे हैं, उन्हीं केवल कोटेशंस को लेकर बात कर रहे हैं जो सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से हैं। तो दोस्तों वैलेंटाइन ने कहा है कि किशोरावस्था जो है उसके बारे में कि घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता, घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता किशोरावस्था की विशेषता है। बाल्यावस्था तक जो दोस्ती होती है ना वो पल पल की दोस्ती होती है, थोड़ी देर खिलौने से खेलना तो मित्रता हो गई, खिलौना नहीं दिया तो मित्रता खत्म। लेकिन हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, किशोरावस्था में या तो मित्रता बनती नहीं है और बनती है तो जिंदगी भर चलती है। किशोरावस्था की दोस्ती जो होती है वो क्या होती है, लाइफ टाइम चलती है, जिंदगी भर चलती है। ये घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता का काल है। किशोरावस्था का काल क्या है, घनिष्ठ और व्यक्तिगत। एक तो बहुत जबरदस्त तरीके की मित्रता होगी, हल्की फुल्की नहीं होगी, और व्यक्तिगत ये भी इसमें ध्यान रखा जाता है कि मेरा दोस्त मेरा ही होना चाहिए। पहरे लगाते हैं दोस्ती के कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो दोस्त है वो किसी दूसरे के साथ में भी जो है बातचीत कर रहा है, कोई दूसरा तो हमारे बीच में नहीं आ रहा है। ये दोनों बातें देखी जाती है। तो सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से ये वो अवस्था जिसमें मित्रता घनिष्ठ होती है, लाइफ टाइम चलती है। दूसरा व्यक्तिगत होती है, एक व्यक्ति एक के साथ ही अपनी मित्रता रखने का प्रयास करता है। तो ये वैलेंटाइन ने यहां पर बोला। अब दोस्तों बात आती है किशोरावस्था जो होती है, किशोरावस्था जो होती है ये एक ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था में लोगों में सेवा का भाव भी पैदा हो जाता है, लोगों में सेवा का भाव। और फटाफट से कौन बताएगा किशोरावस्था जो है उसमें सेवा का भाव पैदा हो जाता है, ऐसी परिभाषा किसने दी है, ऐसा कोटेशन किसने दिया, फटाफट बताइए। किशोरावस्था में सेवा के आदर्शों का क्या होता है, विशेष रूप से उपयोग होता है। यानी किशोरावस्था सेवा के आदर्शों की स्थापना और पोषण करती है। किशोरावस्था सेवा के आदर्शों की स्थापना और पोषण करती है। किसने कहा था ये, वेरी गुड, सरोज कंवर ने लिख दिया है, CS ने लिख दिया है, अनीता गुजर ने लिख दिया है, अन्नू कंवर ने लिखा है, विष्णु सोलंकी ने भी लिखा है। इसके बाद में सुनीता, संगीता, पूजा और वेरी गुड, काफी लोग लिख चुके हैं। इसका मतलब सबको पता है इस बात का, सेवा के आदर्शों की स्थापना ये बात कही थी रॉस ने। रॉस ने ऐसा कहा था दोस्तों कि किशोरावस्था के लोग जो हैं वो सेवा के आदर्शों की स्थापना और पोषण करते हैं। कोई भी सामाजिक काम होगा उस सामाजिक कार्य में सेवा करने के लिए, जैसे 100-200 लोगों का भोजन करवाने का कार्यक्रम चल रहा मान लीजिए, तो वहां पर भोजन करने के लिए, सर्व करने के लिए कौन लोग होते हैं, व्यवस्था करने के लिए कौन लोग होते हैं,
ज़्यादातर किशोरावस्था के लोग ही होते हैं, और वो खुद तो मुख्य काम करते रहते हैं और आने वाली पीछे की पीढ़ी के जो लोग होते हैं, जो 8 साल का, 9 साल, 10 साल का, उनसे भी छोटे छोटे काम करवाते रहते हैं और उनको सिखाते रहते हैं कि कुछ समय बाद आपको ये काम करने हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, किशोरावस्था के जो लोग होते हैं वो सेवा कार्य खुद भी करते हैं और आने वाली पीढ़ी के बालकों के अंदर भी उसका पोषण करते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें किशोर किशोरी एक दूसरे के साथ में अपनी मित्रता बढ़ाने का प्रयास करते हैं और इसीलिए इसको पीयर ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पीयर ग्रुपेज, पीयर समूह, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो पीयर समूह का मतलब क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। पीयर समूह का मतलब होता है आयु के अनुसार दोस्ती। सरल भाषा में बता रहा हूं मैं एकदम, जिसकी जितनी आयु है उस आयु के अकॉर्डिंग 15-16 साल का बच्चा 15-16 साल के व्यक्ति के साथ ही दोस्ती करेगा। ठीक है, आयु के अनुसार, आयु समूह के अनुसार जहां पर मित्रता होती है उसको बोलते हैं पीयर ग्रुप। तो यहां पर ऐसे ग्रुप बनते हैं आयु के अनुसार। ठीक है, और ये जो ग्रुप बनते हैं ज्यादातर वो कैसे बनते हैं? विषम लिंगी के साथ में बनते हैं। तो ये अपने को यहां पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में बात आती है दोस्तों, किशोरावस्था के जो लोग होते हैं इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है और कौन कौन सी विशेषताएं किशोरावस्था की जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगली क्लास में हम प्रयास करेंगे किशोरावस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं को लेकर के, और साथ ही साथ और भी कुछ कोटेशंस हैं किशोरावस्था को लेकर के जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आज जो बातचीत हुई दोस्तों उसके बारे में काफी कुछ आपने समझने का प्रयास किया होगा और निश्चित रूप से आप जो समझ भी पाए होंगे। आपका जो सोचना, समझना, विचार करने का जो तरीका है वो धीरे धीरे इस तरह का हो जाना चाहिए कि आने वाली परीक्षाओं तक मनोविज्ञान से संबंधित कोई बात आपके अछूती नहीं रहे, कोई प्रश्न आपका ऐसा नहीं रहे। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम सकारात्मक मानसिकता से नियमित रूप से इस क्लास का इंतजार करेंगे और समय पर इस क्लास के अंदर आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल क्लास में फिर सुबह 8 बजे।